हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन की जो बैक एक्सरसाइज है, जिसका नाम है रिफाइन, रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज। तो इसका एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी बैक एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a table is moved across floor at a constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor on the table? क्या कह रहा है कि कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक देखिए मानते हैं ये टेबल है अपना, है ना, ये सरफेस है, सरफेस पे ये टेबल है, इस पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये टेबल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव कर रहा है, V कैसा है अपना, कांस्टेंट। तो कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी फ्लोर पे, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपने पास एक चीज गिवन है, वो है v जो है वो कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि v इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सॉरी, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है v माइनस यू बाय टी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो एक्सेलरेशन होता है 0, ठीक है, एक्सेलरेशन है 0। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि f अगर हम 0 करें, f नेट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, यानी जिस एक्सेलरेशन उसका क्या रहता है 0, है ना। जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से बाद में भी मूव कर रहा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी कंटिन्यू मोशन में रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। तो एफ नेट होने के लिए क्या चीज चाहिए, एफ नेट 0 कब होगा। देखिए एफ नेट कैसे निकलेगा, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जब हम अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करेंगे, है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 0 तब होगा जब एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ, तब जाके हमारा एफ नॉट 0 होगा। क्लियर। तो पूछा था कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगानी पड़ेगी, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर। क्लियर। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, हर स्टेटमेंट में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। कह रहा है if no net force is applied on the ball, the velocity of the ball will remains the same, increase or decrease। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो सिंपल कह रहा है कि no net force is applied, है ना, यानी F net 0 है। क्लियर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, अगर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट, या कह सकते हैं सेम। तो इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी, ये अपना आंसर होगा सेम, है ना। फिर कह रहा है इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन्स द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। सेकंड पार्ट, इस बार क्या कर रहा है, नेट फोर्स अप्लाई, नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है और मोशन की डायरेक्शन में, है ना, यानी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा था, इसी में हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो मोशन की डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू F इक्वल्स टू एम ए, है ना, F इक्वल्स टू एम ए, यानी ए एक्सेलरेट, यानी F और M ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। F बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ लिख देते हैं v
इंक्रीजेस, तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ये हो गया। तीसरा, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड, इसमें भी नेट फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑन द बॉल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द will remains the same, increases और decreases, है ना। क्या कर रहा है, अगर नेट फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं बॉल की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और बॉल डायरेक्शन की वो भी मोशन की डायरेक्शन, मतलब थर्ड पार्ट यहाँ देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने फोर्स लगा दी और ये इस डायरेक्शन में मोशन इस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी पे क्या होगा, फिर से वही सेकंड लॉ, ठीक है, नेट फोर्स अप्लाइड हो रहा है यहाँ, तो सेकंड लो फिर से, एम में और एफ और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या करेगा, मोशन को डिक्रीज करेगा, है ना, तो यानी मोशन को रिटार्ड करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। चलो हो गया, साथ साथ इनको नोट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू ब्लॉक्स P and Q on a smooth horizontal surface are shown in figure 6.36a and figure 6.36b। तो ये दो डायग्राम्स है अपने पास। Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite direction on block P while block Q moving with a constant velocity। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम देख लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन मैच करते हैं। कह रहे दो ब्लॉक है P एंड Q, ये रहे P एंड Q, ठीक है, अब P पे दो फोर्सेस लग रही हैं और Q जो है वो किससे मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कह रहा है P एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, P डज नॉट, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पे पहले P के लिए करते हैं, तो फॉर ब्लॉक P, अब इस पे दो फोर्स लग रही है ना, एफ नेट, एक लग रही है 5 न्यूटन राइट साइड में, 4 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आंसर आ गया अपने पास 1 न्यूटन और डायरेक्शन रहेगी इसकी राइट। अब इस पे एफ नेट है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ की बात करें तो एफ इक्वल्स टू एम ए और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी नेट फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेट करेगा ये, तो P एक्सपीरियंस है नेट फोर्स, फिर लिख रहा है P डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये तो है ही नहीं, तो P पे तो नेट फोर्स लग रही है कुछ, बोथ P एंड Q, अभी Q का देखेंगे ना, इधर P तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है, फिर कह रहा था व्हाइल ब्लॉक Q इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब हम यहाँ पे करते हैं फॉर ब्लॉक Q, अब ये किससे मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे लॉ लग रहा है अपना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, F जब जीरो होता है तो एम ए यानी F जीरो है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस होती है तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही है ना, तो P एक्सपीरियंस है नेट फोर्स एंड Q डज नॉट एक्सपीरियंस, तो अपना ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि P पे तो नेट फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, तो इसका मतलब Q पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही होगी, अगर नेट फोर्स लगती तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता, वो एक्सेलरेट करता। क्लियर, चलो, while practicing for the snake boat race Vallamkali in Kerala, 100 oarsmen are rowing a boat together. Out of these, 95 row backwards to propel the boat forward, but by mistake 5 oarsmen row in the opposite direction. If each oarsman applies a horizontal force of 200 Newton, what is the net force on the snake boat? Ignore the ड्रैग फोर्स, एयर फ्रिक्शन एटसेट्रा। ये एक स्नेक बोट, ये आपने मूवीज में देखा होगा, तो इसे कहते हैं स्नेक बोट रेस, ठीक है, इसके अंदर जो चला रहे हैं इनको कहते हैं ओर्समैन, इसके पास है मतलब टोटल ओर्समैन है इनके पास 100, जिसमें से 95 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना, तो अपने पास क्या बेसिकली जो 95 है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और जो 5 है गलती से वो
पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितनी हो रही है, तो नेट फोर्स मतलब यहाँ पे माइनस होने वाला है, तो पहले हम लगा लेते हैं 95 है ना, तो अपने पास टोटल फॉरवर्ड फोर्स कितनी होगी, देखिए टोटल फोर्स 95 ओर्समैन है, एक ओर्समैन 200 न्यूटन लगा रहा है, तो 95 इंटू 200, तो 2 5 जा 10 18 19 1 2, तो ये टोटल फॉरवर्ड फोर्स होगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम F1 और टोटल अब निकालते हैं बैकवर्ड फोर्स। अब टोटल बैकवर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे, 5 है और एक फोर्स लगा रहा है 200, तो टोटल बैकवर्ड फोर्स होगी 1000 न्यूटन, इसको नाम दे दिया हमने F2। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक, है ना, तो नेट फोर्स कैसे निकलता है अपने पास, F नेट ज्यादा क्यों सी F1 में से माइनस कर देंगे हम क्या F2, F1 कितनी है 19,000, ये है 1000, तो अपने पास आंसर आ गया 18,000 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में होगा ये, अगर डायरेक्शन भी पूछ लेता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ में क्या पूछा है ओनली नेट फोर्स, यहाँ तो बोला ही नहीं, मैग्नीट्यूड बोला नहीं, तो हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, when a net force acts on an object we observe that object accelerate, क्या कह रहा है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। ठीक है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो किस डायरेक्शन में करता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑपोजिट टू द, तो पहले सेकंड लॉ ही समझ लेते हैं, ठीक है, बाद में इसका ऑप्शन देखेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू ma, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और A इज क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये स्टेटमेंट होती है कि F और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो पहला तो गलत हो गया, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, अब इसमें इन दोनों में से हमें करेक्ट है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, क्या एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देखिए ये रहा, तो ऑप्शन अपना 4th यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C and D moving along a straight line are given in figure, a net force act on ऑब्जेक्ट A, B, C and D, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या दे रखा है अपने पास, 4 ग्राफ दे रखे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम पोजीशन पोजीशन। ठीक है, तो इन पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या कर रहा है, ये सारी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि किस किस केस में यहाँ नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेट फोर्स यहाँ पे किस केस में नेट फोर्स, अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बात करें, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, पोजीशन टाइप ग्राफ है और ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ कब बनता है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म, ये हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो v होता है वो होता है कांस्टेंट, और v कब कांस्टेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, v कब कांस्टेंट होता है, जब नेट फोर्स कितनी हो, एक्सटर्नल नेट फोर्स जो भी जब 0 होती है तो पहले में नेट फोर्स नहीं लग रही, तो इसमें कोई भी नेट फोर्स नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट भी पोजीशन टाइम ग्राफ है और ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, और रेस्ट का मतलब क्या होता है, या तो नेट फोर्स 0, दो केस होते हैं ना, कि जो बैलेंस कर रहा हो फोर्स तब होता है जब नेट फोर्स 0 हो, या ऑब्जेक्ट, है ना, एक ही रेस्ट के लिए हमने पीछे बताया कि नेट फोर्स क्या हो, 0 कैसे, कि ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 5 - 5 0, तो इसमें भी कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तीसरे पर आता है ऑब्जेक्ट सी। अब ये ग्राफ कौन सा है, अगर ये हमने पीछे देखा हो तो ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी,
इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। और इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, है ना, जो भी बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट कब करता है, जब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू m में हो और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a, यानी जब F नेट अप्लाइड हो तो इसके अंदर नेट फोर्स लगेगी, तो C के अंदर नेट फोर्स अप्लाई हुई है, तो नेट फोर्स अप्लाइड। बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट डी, ठीक है। अब ये देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग, है ना। तो इसका मतलब इसमें एफ नेट कितना हो गया, 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, a sailor jumps out from a small boat to the shore. As the sailor jumps forward, will the boat move? तो yes, पहले तो आ गया yes, boat will move. If yes, in which direction? तो अगर हम बात करें according to न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या कहता है, एक्शन जो होता है अपना, एवरी बॉडी यानी एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये इस तरफ जंप कर रहा है ना, ठीक है, तो इस तरफ जंप कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी, एक्शन, तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, रिएक्शन। तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो इन विच डायरेक्शन, तो मूव्स इन बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस सेम क्वेश्चन को जब हमने थर्ड लॉ पढ़ा होगा, तो वहां मैंने इसको पूरा डिटेल में इसकी थ्योरी जो है, इसके जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, शॉर्टकट में इसको एक्सप्लेन करा था। एक्सप्लेनेशन क्या है, लैंग्वेज नहीं लिखी है, प्रॉपर लैंग्वेज वहां पे मैंने मेंशन करी हुई है। इस एग्जांपल को ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उस लेक्चर को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट ये भी डाला हुआ है मैंने ठीक है, ये सेकंड लॉ में आपको मिलेगा। कह रहा है, ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर द एथलीट टू फॉल, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड। कह रहा है, जब हाई जंप से नीचे की तरफ लैंड करते हैं ना, हाई जंप होती है, तो उसके यहाँ पे ये कुशन का बैट जो लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है, मैट क्यों लगाया जाता है, या सैंड, है ना, मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई होती है, तो सिंपल सी बात है, चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चोट के लिए कैसा ऐसा क्यों है। तो अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू ma और A इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी, है ना। F इक्वल्स टू ma और A इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अगर ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन और टाइम में एक दूसरे के इनवर्सली है। तो ये क्या होता है, ये जो कुशन होते हैं, सैंड होता है, तो इस पे जो भी ये एथलीट्स गिरता है, तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। ये ड्रैग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो गिरने का टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंक्रीज होगा तो ये इसके इनवर्सली है, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक है। अब एक्सेलरेशन डिक्रीज, तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज। फोर्स डिक्रीज होगा तो चोट नहीं लगेगी लैंड करने वाले को, यानी जो एथलीट जिस पे लैंड करेगा उसको चोट नहीं लगेगी, चोट से बच जाएगा, इसलिए इसका यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हैंड कार्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स कोलाइड विद एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट ड्यूरिंग द collision. The loaded cart exerts a force of large magnitude on the empty cart. The empty cart exerts a force of large magnitude. तो ये ऑप्शन है अपने पास। क्या कह रहा है, एक हैंड कार्ट है, हाथ से खींचने वाली जो बग्गी होती है, वो वेजिटेबल से भरी हुई है, ठीक है, और वो एक सेम हैंड कार्ट से टकराती है, तो मान लेते हैं ये एक हैंड कार्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स भरे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और सेम हैंड कार्ट खड़ी है, ये ऐसे खींचने वाली हैंड कार्ट है, ठीक है, इसको बैक डायरेक्शन में लेता हूँ, ये ऐसे खींचने वाली, हाथ से चलाने वाली हैंड कार्ट है,
ठीक है। अब ये दोनों में क्या होता था, कॉलिजन हो जाता है, दोनों टकराएंगे। अब टकराएंगे तो क्या होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, तो हमने वहां पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये जितनी फोर्स लगाएगा उतनी फोर्स ही लगाएगा, मास का कोई भी लेना देना नहीं है, सिंपल सा। तो इसमें ये देखना, द एम्प्टी कार्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स, देखो पहले लिखा द लोडेड कार्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, गलत, इक्वल की बात हो रही है ना, थर्ड लो। फिर कह रहा है द एम्प्टी कार्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन लोडेड कार्ड, तो ये भी गलत। नाइदर कार्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर, ये भी गलत। द लोडेड कार्ड एंड द एम्प्टी कार्ड बोथ एक्सर्ट्स एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, तो ये ऑप्शन ठीक है अपना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट question, the acceleration mass graph for the acceleration produced by a force on an object of different masses is plotted in figure. Plot the force mass graph for this case. ये एक acceleration mass graph हमें दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, एक तरफ acceleration एक तरफ mass, उसका ग्राफ दे रखा है, और जिसकी वजह से कुछ फोर्स लग रही है, ठीक है, डिफरेंट मासेस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमें फोर्स वैसी मास ग्राफ बनाना है इसकी हेल्प से। तो देखिए इसको समझते हैं पहले, यहाँ से ये है टाइम, सॉरी मास 1 kg, ठीक है। पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 4m क्या है 1 kg, ठीक, m 1 kg है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें एक्सेलरेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F इक्वल टू हो गया ma, ये आ गया 1 इंटू 10, तो 10 न्यूटन, ठीक है। अगला देखिए ये आ रहा 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा 5, ठीक है। देखिए पहले तो ये मिल गया था हमें और ये मिल गया था, दूसरा ये रहा और ये रहे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे m अपने को मिल गया 2 kg, और अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन अपने को मिल गया 5 मीटर, तो फोर्स वही आ गई ma, तो 2 इंटू 5 अगेन 10 न्यूटन, ये तो 10 न्यूटन आ गई। फिर से तीसरा केस, तीसरा देखो यहाँ दे रखा है 4 और एक्सेलरेशन दे रखा है ये अपने पास 2.5, ठीक है। तीसरा केस m आ रहा है 4 और एक्सेलरेशन आ रहा है 2.5, इस पे भी फोर्स निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 2.5 अगेन 10, तो ये हर बार देखिए 10 आ रहा है अपने पास। मास 1 kg है तब भी 10, मास 2 kg है तब भी 10, मास 4 kg तब भी 10, तो मास 5 पे भी 10 नहीं आने वाला, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास है नहीं, ठीक है। 5 पे तो ये कितना हुआ, ये 2 का 5 हो जाए 10, ये भी 10, क्लियर। अब अपने पास फोर्स तो पता लिया, फोर्स कांस्टेंट है और मास अपने पास है 1 2 3 4 5, क्या करना अपने को कांस्टेंट रखना फोर्स, तो कैसे बनेगा ये, मास और एक्सेलरेशन का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए एक तरफ रख लेते हैं फोर्स और एक तरफ रख लेते हैं हम मास, तो ये एक्स एक्सिस इस पे हमने ले लिया m, किसमें kg में, इस तरफ हमने ले लिया फोर्स किसमें न्यूटन में, ये वाई एक्सिस, ठीक। अब इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 2 4 6 8 10, अब क्या करें, फोर्स की वैल्यू तो हर बार 10 है, ठीक है, और मास अपने अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा, सिंपल से क्या होगा, फोर्स 10 है तो इसके पैरेलल बना देंगे, ठीक है। मास बढ़ता जा रहा है हर बार और फोर्स की वैल्यू सेम, ठीक है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, mass 10 kg moving along a straight line is shown in figure.
कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मास, ठीक है, किसका, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 केजी। आप कह रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन का केस है और हमें फोर्स निकालनी है ऑब्जेक्ट पर इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम कितना है 0 तो वेलोसिटी है 10, तो फॉर t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में डेटा दे रखा है। फिर दूसरा देखते हैं हम, फॉर जब टाइम कितना हो रहा है यहाँ से बढ़कर ये हो गया 8 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है अपने पास 8 सेकंड पे, देखिए 30। ठीक है, अब फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए F इक्वल्स टू होता है अपने पास सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ma, है ना, सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma कहता है, m a इक्वल्स टू होता है v माइनस u बाय t, राइट। चलो यहाँ से F क्या निकालना है अपने को, फोर्स निकालना, m कितना है 10, चलो v कितना है 30, u कितना है 0 सॉरी 10, टाइम कितना है 8 माइनस 0, इट मीन्स 8, बस खत्म क्वेश्चन। 10 20 8, अब 4 के टेबल से ये जाएगा 2 पर और ये 4 के टेबल से ये जाएगा 5 पर, ये जा रहा है 5 पर, तो फोर्स आ गया 5 5 25, तो फोर्स आ रही है अपने पास 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन लगेगी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a bullet of mass 50 gram moving with a speed of 100 meter per second enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a distance of 50 centimeter. Estimate the stopping force acting on the bullet. Assume that the bullet undergoes constant acceleration within the block. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास कितना है, मास ऑफ बुलेट अपने को दे दिया 50 ग्राम, इसको केजी में कर देते हैं, तो 50 अपॉन में 1000 केजी, ठीक है। वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। एक वुडन यानी गोली चलाई, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है स्टेशनरी, उसके अंदर जाता है, उसको अंदर से छेद करता हुआ जाता है, पेनिट्रेट मत कर रहा है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ जा रहा है इसके अंदर, तो 50 सेंटीमीटर तक वो गया है, 50 सेंटीमीटर मींस 50 अपॉन में 100, और वहां जाके रुक गया तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो हमें वो स्टॉपिंग फोर्स निकालनी है। अब देखिए फोर्स अपने पास होता है ma लगाने के लिए अपने पास a नहीं है ना। अब बोलोगे कि v और u तो यहाँ पे गिवन, लेकिन टाइम नहीं गिवन है, तो हम पहले a निकालेंगे। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग a किससे निकलेगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हमने पढ़ा हुआ है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। v तो है 0, u अपने पास है 100, तो 100 का स्क्वायर 2, ए फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आ गई 50 बटे में 100, राइट। तो ए की वैल्यू यहां से निकालते हैं, ए इक्वल्स टू यहाँ है माइनस 100 इंटू 100 का स्क्वायर ओपन करते हैं, ये नीचे जाएगा 2, 50 नीचे जाएगा और 100 ऊपर जाएगा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 नीचे गया, ये गया, अब 2 इंटू 50 100, ये इससे कैंसिल, ऊपर आ गया अपने पास -10, तो इतना एक्सेलरेशन आएगा। माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट है तभी तो जाके रुका है ना। तो अब यहाँ पे फोर्स लगाते हैं m कितना है 50 अपॉन 1000, a कितना है माइनस 1 2 3 1 2 3 कट गया, यह आ गया अपने पास -500 न्यूटन, तो फोर्स आ जाएगा -500 न्यूटन। इतनी फोर्स के बाद वो रुक जाएगा, यानी इतनी फोर्स लगी होगी तब जाके वो रुका होगा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर, चलो नेक्स्ट,
An ace footballer converted a penalty shot by kicking the football with a speed of 108 km/h. The estimate force they imparted was 800 Newton. The mass of the football was 0.4 kg. Calculate the time of contact between their foot and the ball. ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या कर रहा है, एक फुटबॉलर है, वो एक पेनल्टी शॉट मार रहा है। पेनल्टी शॉट में क्या होता है कि फुटबॉल रेस्ट पे रखी हुई होती है ना, तो यू पेनल्टी शॉट में क्या होता है, फुटबॉल जब किसी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ उसमें क्या होता है, फुटबॉल रखी होती है और एक जो प्लेयर होता है उस पर किक मार के उसको गोल करना होता है ना, रखी हुई फुटबॉल पर। तो यू 0, उसके अंदर किक मारता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 108 km/h। इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो मीटर पर सेकंड के लिए हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। ये गया 6 5 जा, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो एस्टिमेट फोर्स उस पर लग रही है वो है 800 न्यूटन। चलो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मास जो दे रखा फुटबॉल का वो भी गिवन है 0.4 kg। क्लियर यहाँ तक। अब कह रहा है टाइम ऑफ कांटेक्ट बताओ, तो सेकंड लो, क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू, और A इक्वल्स टू होता है V माइनस U अपॉन में T। ये T निकालना है, T को उधर लेके जाओ, F को नीचे ले जाते हैं। T इक्वल्स टू M V माइनस U अपॉन में F। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। M की वैल्यू 0.4, V की वैल्यू 30, U की वैल्यू 0, फोर्स की वैल्यू 800, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ये आ गया 10, ये गया इससे, तो ये आ गया 200, तो ऊपर आ गया है 30 और नीचे आ रहा है 200 × 10, ये इससे गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 × 100, ये आ गया 1.5 अपॉन में 100, तो एक पॉइंट ये रहा, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे 150, तो 0.015 सेकंड, तो ये होगा टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो इतने टाइम के लिए वो किक जो है फुटबॉल से कांटेक्ट में आई होगी। चलो नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एनकाउंटर्स अ रफ पैच वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द टेबल इज 7 न्यूटन। एट द सेम टाइम an additional constant force of 3 Newton opposing the motion is applied on the object after entering the rough patch. How much distance does the object travel before coming to rest? अब देखो समझते जरा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 2 kg, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं m, 2 kg मास है, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी यानी 10 मीटर, ये मूव कर रहा है। मूव करने के बाद थोड़ी देर बाद वो एक रफ पैच पे आ जाता है, ये रफ पैच है, तो ये यहाँ आ गया, मान लेते हैं ये आ गया इधर। अब रफ पैच पे जब वो आता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे लगती है इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम F1 आ गया 7 न्यूटन। At the same time, an additional constant force of 3 Newton opposing the motion is applied on the object. Same time पे ही एक 3 न्यूटन की फोर्स और यहाँ पे लग जाती है जिसको अपोज कर रही है मोशन को, तो इसको हम F2 मान लेते हैं 3 न्यूटन, ठीक है। After entering the rough patch, how much distance does the object travel? तो रफ पैच पे एंटर करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि वो रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट पे आने का मतलब हो गया V0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो डिस्टेंस अपने को निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए देखिए, डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम फोर्स से एक्सीलरेशन निकालते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ से एफ नेट कितना आएगा अपने पास, एफ नेट, ठीक है 7 यानी F1 प्लस F2, तो 7 + 3 तो ये आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। अब सेकंड लॉ कहता है कि F नेट इक्वल टू होता है ma, राइट। ये है 10,
m अपने पास है 2, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/2, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u दे रखा है, v दे रखा है, ठीक है, v दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना है, तो फिर से इक्वेशन t स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v कितना दे रखा है 0, ठीक है, u कितना दे रखा है अपने पास 10, तो 10 का स्क्वायर। अब बात आती है a की, अब a जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे आ रहा है, या हम इस फोर्स को भी ले सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स जो है मोशन के अपोजिट, या तो फोर्स को हम ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है और उसके बाद वो रेस्ट पे आ जा रहा है, रेस्ट पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास -5 और यहाँ आ गया s, इसको इधर लिखाते हैं, तो s बराबर -10 × 10, स्क्वायर ओपन कर लिया, नीचे -2 × 5, इससे ये गया, ठीक है, ये दो इसको काट दिया, तो डिस्टेंस आ गया अपने पास 10, तो 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। चलो, रेस्ट पे आने से पहले उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tractor pulls a harrow, a plugging tool of mass m1 with a net force F resulting in an acceleration of a1. The same tractor pulls a trolley of mass m2 with a force F producing an acceleration of a2. If the tractor now pulls the trolley with the harrow placed on it with the same force F, then obtain an expression for the resulting acceleration in terms of a1 and a2, ignore friction। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, एक ट्रैक्टर है, वो एक हैरो को पुल करता है जिसका मास m1। हैरो क्या होता है, तो आपने ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा, वो ऐसे 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 करके लगा होता है ना, इस टाइप से अरेंजमेंट, इस मैकेनिज्म को कहते हैं हैरो। तो अगर हम बात करें फॉर हैरो, मास m1 है, तो इसकी फोर्स क्या होगी, F = m1 a1। तो क्या है, सिंपल सा क्या है, फोर्स है m1 a1 है ना, फोर्स F लग रही है, मास m1 है और एक्सेलरेशन a1 है। चलो अब यहाँ पे करते हैं फॉर, इनिशियली हम देख रहे हैं क्वेश्चन ट्रॉली, तो इसका मास m2 है और एक्सेलरेशन a2 है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, कंबाइन, ये कंबाइन सिस्टम बन गया। कंबाइन सिस्टम मतलब वो ट्रॉली के ऊपर ही इस हैरो को रख दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पे इस पे जो फोर्स लग रही है वो भी सेम है, लेकिन वो फोर्स कैसे लग गया, मास ऐड हो गया, m1 + m2 इंटू यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, मान लेते हैं a3, तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है, क्लियर। चलो ये a3 = आ गया अपने पास F में m1 + m2, और अपने को किसके टर्म में निकालना है, a1 a2 की टर्म में, तो यहाँ से m1 की वैल्यू निकालते हैं, m1 = F में a1 और m2 = F में a2, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो m1 है F a1, ये हो गया F, नीचे से F कॉमन लेते हैं, तो ये देखिए क्या आएगा, a3 = F, यहाँ से ले लिया F कॉमन, तो ये आ गया 1/a1 + 1/, F से F तो गया है ना, कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड हो गया, तो a3, यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अब a1 से a1 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचा अपने पास, ये a2 बचा, तो इसको हम लेके ऊपर, a2 से a2 को डिवाइड किया, ऊपर गया a1, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल, तो a3 क्या हो गया, a1 a2, इसको अरेंज कर देते हैं, प्लस में किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, तो a3 बराबर होगा a1 a2 में a1 + a2, और हमें बोला था कि एक्सप्रेशन जो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का वो a1 a2 की टर्म में हमें यहाँ करना है, तो कर दिया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, when the pole of a bar magnet is brought close to a magnetic compass, the bar magnet and compass needle, which is also a magnet, exerts a magnetic force on each other as per Newton's third law of motion. Both the forces are equal in magnitude and opposite in direction.
however the compass needle moves whereas the bar magnet does not move। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसको हम इसके क्लोज लेकर आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक कंपास है। अब क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, न्यूटन थर्ड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये इस पे फोर्स लगाना चाहिए और ये इस पे फोर्स, है ना, बट हमेशा ये निडल मूव करती है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए करते हैं। थर्ड लॉ तो कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर ये एक्शन कर रहे हैं तो इसका ये रिएक्शन होना चाहिए। अब बात करते थे मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब मैग्नेटिक कंपास के लिए करते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है, तो उसका मास जो है वो कैसा है, काफी स्मॉल मास है ना, छोटा या लेस, है ना, बहुत स्मॉल मास है इसका। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू F इक्वल्स टू है एम में, तो A इक्वल्स टू हो गया F अपॉन में M, यानी इन दोनों में इनवर्सली का रिलेशन है। अब देखिए ये रहा, मास लाइट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा, इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन लार्ज। और दूसरा, इसको जो फिक्स किया गया ऊपर देखिए, ये एक पॉइंट फ्रिक्शन लेस और पॉइंटेड, तो इसको कैसे फिक्स किया गया है, इसको फिक्स किया गया पॉइंटेड ऑन फ्रिक्शन लेस मैकेनिज्म। इसको फ्रिक्शनलेस मैकेनिज्म पे किया गया है, जिसको हम कहते हैं पिविटेड। ठीक है, इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो कहते हैं पिविटेड। तो इसलिए देखिए क्या है, इसका जो मास है बहुत कम है, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ए और मास में इनवर्सली कम, मास कम है तो एक्सेलरेट ज्यादा करेगा। और वही हम बात करें इस बार मैग्नेट की। ठीक है, अब यहां से हम बार मैग्नेट स्टार्ट करते हैं। अब बार मैग्नेट की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ बाय, फिर से तो इसका मास जो है वो कैसा होगा, लार्जर देन नीडल, है ना, उस मैग्नेटिक नीडल से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, लेस। तो वहां पे एक्सेलरेशन कैसा था, लार्ज, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो गया स्मॉल या लेस। अब एक्सेलरेशन कम होगा, और दूसरा यहाँ पे देखिए सरफेस पर है, सरफेस पे एक चीज और अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन ऑल्सो कंसिडर, यहाँ पे फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे हम। तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस और पॉइंटेड जॉइंट के ऊपर फिक्स्ड होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन भी लग रही है, इसका मास भी ज्यादा, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मूव नहीं करती, हमेशा छोटा चीज ही मूव करता है, तो बड़ा मूव नहीं कर पाता, उसका रीजन है ये सेकंड लॉ। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन्हीं पे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो आप। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर 16 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिया। यहाँ पे हमारी बैक एक्सरसाइज भी हो गई और ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हम चैप्टर को एंड करते हैं, अब मिलेंगे हम एक और लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।